Friends, this is the next video of class 8th history chapter 1st. पिछली जो पेजेस जो टॉपिक्स थे हमने वो देखे थे कि डेट्स क्या होती हैं, डेट्स इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं, और जो डेट्स के अकॉर्डिंग जो पीरियडाइजेशन किया गया था जेम्स मिल के द्वारा हमने वो देखा, और जो दूसरे हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा, हमने वो भी पढ़ा। उसके बाद हमने देखा था कॉलोनाइजेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने ये सोचा था कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिटन में होने चाहिए। अब रिटन में होना, जब भी कोई रिकॉर्ड्स होता है रिटन में होता है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब ये आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर वर्बली किसी चीज़ को सुनेंगे या समझेंगे तो हम उसे भूल भी सकते हैं, लेकिन जब रिटन में जो वो चीज़ हमारे सामने होगी तो हमें एक बार उसे पढ़ने के बाद हम दोबारा भी उसको देख सकते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिटन में होना काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे उन्होंने किन किन चीज़ को रिकॉर्ड्स, किन किन रिकॉर्ड्स को, किन किन चीज़ों को रिटन में लेना था। एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान्स, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, कि जो भी उन्होंने प्लान बनाए थे, जो भी पॉलिसीज़ आती थी, डिसीजन मेडअप किए जाते थे, एग्रीमेंट या इन्वेस्टिगेशंस होती थी, उन्हें रिटन में रखते थे ताकि ये चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। इसके लिए इन्हें क्लियरली लिखा जाता था ताकि इनकी स्टडी की जा सके और इन पर डिबेट की जा सके। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। तो ये जो जब भी इनको ये रिटन में हो जाती थी तो इन चीज़ों को किन किन रूप में कैसे तैयार किया जाता था कि इनके जैसे मेमोस तैयार किए जाते थे। मेमोस क्या होते हैं? ये वो फाइल्स होती हैं जो कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजी जाती हैं। और नोटिंग्स क्या होते हैं? जो कि ब्रीफ रिपोर्ट्स होती हैं। और तीसरा रिपोर्ट्स तैयार की जाती थी। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये सोचा था कि जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें प्रोड्यूस तो कर लिया, अब उन्हें केयरफुली प्रिजर्व कैसे किया जाए, उन्हें प्रिजर्व करना भी तो ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड्स रूम्स अटैच करवाए हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे? जैसे कि विलेज तहसीलदार का ऑफिस, कलेक्ट्रेट के ऑफिस, कमिश्नर्स के ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट जो कि प्रांतीय सचिवालय के ऑफिस होते हैं वहाँ पर, और लॉ कोर्ट के ऑफिस में इन रिकॉर्ड्स रूम को अटैच किया गया। ऑल हैड देयर रिकॉर्ड्स रूम्स। Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. और इसके अलावा जो ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें भी इस्टेब्लिश किया गया, जैसे कि आर्काइव्स और म्यूजियम। यहाँ पे आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट ये जो नेम्स होते हैं आर्काइव्स और म्यूजियम, जैसे ये कि स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस थे, ये MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटिव था उसमें एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जो भी लेटर्स या जो भी मेमोज भेजे जाते थे तो वो उन्हें आप आज भी इन आर्काइव्स में देख सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स द्वारा तैयार किए गए नोट्स होते थे, रिपोर्ट्स होती थी, उन्हें भी उनके इंस्ट्रक्शंस होते थे, कोई भी डायरेक्टिव्स, कोई निर्देश या सुझाव होते थे, उन्हें भी इन रिकॉर्ड्स रूम में प्रिजर्व करके रखा जाता था और इन्हें आप आज भी देख सकते हैं। In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. तो जो ये इन रिकॉर्ड्स को जो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या था कि जब प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं थी तो इन रिकॉर्ड्स को केयरफुली कॉपी करने के लिए जो ये कैलीग्राफिस्ट होते थे उनके थ्रू इनको ब्यूटीफुली लिखा जाता था। अब ये कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं? Who specialized in the art of beautiful writing, जो कि बहुत ब्यूटीफुल और डेकोरेटिव राइटिंग में स्पेशलाइज्ड होते हैं।
By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद तो जब ये रिकॉर्ड्स थे इनकी मल्टीपल कॉपीज प्रिंट की जाने लगी थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की। अब इस पिक्चर में देखिए, ये है द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920 में दिल्ली में इसे ये एक आर्काइव्स या म्यूजियम था जिसे कि बनाया गया था। और ये दोनों ये उस समय के जो वाइसरॉय थे उनका जो महल था उसके पास में बनवाए गए थे। इससे ये पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सोच में इन इंस्टीट्यूशंस का कितनी इम्पोर्टेंस थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। जो सर्वेज थे उनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो औपनिवेशिक शासन था, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके जब उस समय जो सर्वेस थे उनको काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया था। अंग्रेज़ों का जो ब्रिटिशर्स थे उनका ऐसा मानना था कि अगर आपको किसी देश को अच्छी तरह से चलाना है, किसी कंट्री पर आपको पावरफुली रूल करना है, तो उस कंट्री के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. 19th century के स्टार्टिंग में जब मैप बनाने शुरू किए जाने लगे थे तो बड़े बड़े सर्वेस किए जाने लगे थे। तो ये किस किस बारे में सर्वेस किए जाते थे, जैसे कि इन द विलेज, गाँवों में रेवेन्यू सर्वेस वर कंडक्टेड। जो विलेज थे वहाँ पे रेवेन्यू सर्वेस किए गए। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा एंड फोना। टोपोग्राफी होता है जो धरती है हमारी, जो अर्थ है उसकी सतह के बारे में जानना, उसमें सॉइल की क्वालिटी को जानना, फ्लोरा और फोना उसके बारे में पता लगाया गया। और उसके अलावा द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, वहाँ की लोकल हिस्ट्री के बारे में और जो फसलों का जो पैटर्न हो उसके बारे में पता लगाया गया। तो अंग्रेज़ों की जो राय थी कि किसी भी एरिया पर रूल करने के लिए वहाँ की इन सब बातों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century, सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years। 19th century के एंड में सेंसस ऑपरेशंस भी हेल्ड किए गए एवरी 10 year पर। सेंसस ऑपरेशंस का मतलब है जनगणना करना, जो जनसंख्या है उसको काउंट करना एवरी 10 years में। These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information on castes, religion and occupation। तो जो ये सेंसस ऑपरेशंस थे, ये जो जनगणना थी, इसके ज़रिए भारत में के किसी भी प्रोविंस में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी कास्ट, उनके रिलीजन और उनके ऑक्यूपेशन के बारे में भी सर्वे किए करके उनके बारे में सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। देयर वर मैनी अदर सर्वेज। इसके अलावा कुछ दूसरे सर्वेज भी किए गए जिनमें थे बोटेनिकल सर्वे, जो कि वनस्पति पेड़ पौधों से रिलेटेड होता है, जूलॉजिकल सर्वे जो कि प्राणी विज्ञान जिसको बोलते हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण को कहा जाता है, और फॉरेस्ट सर्वेज भी किए गए। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो जो ये ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने जब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उसको रिटन में रखना शुरू किया, तो उसके बाद अब हम ये सोचते हैं कि जो ये रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर तैयार किया जाता था, इनसे हमें क्या पता नहीं चलता। From this vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. तो रिकॉर्ड्स के इस बहुत बड़े भंडार, जो इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, उनसे हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमें पता है कि जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये सिर्फ ऑफिशियल थॉट को बताते हैं कि जो ऑफिसर्स थे उनकी दिलचस्पी किस में थी, कि जो ऑफिसर्स थे, जो सरकारी ऑफिसर्स, वो क्या सोचते थे, और बाद में वो पोस्टेरिटी बाद के लिए वो किन चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहते थे। जैसे कि आप इस पिक्चर को देखिए,
ये जो पिक्चर है ये 1857 के रिवॉल्ट की है। इस पिक्चर को इसको नाम दिया गया है द रिबेल्स ऑफ 1857 की 1857 के विद्रोही। अब इस पिक्चर को बनाने वाले उसने जो चित्रकार है जो जिसने इसको बनाया है, इससे उसकी सोच पता चलती है कि ये जो पिक्चर है ये 1857 के रिवॉल्ट के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई थी। इसके नीचे लिखा गया था कि ये जो बागी सिपाही हैं, जो विद्रोही सिपाही हैं, जो रिबेल्स हैं, ये लूट खसोट में लगे हुए हैं, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने इन विद्रोहियों को, इन रिबेल्स को लालची, दुष्ट और मतलब इनको बहुत ज़्यादा बेरहम कहा था, जो कि दूसरों पर अत्याचार कर सकते हैं। These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनसे सिर्फ हमें उन ऑफिसर्स की सोच, उनकी समझ के बारे में पता चलता है, लेकिन इन रिकॉर्ड से हमेशा हमें ये जानने में कभी भी मदद नहीं मिली कि जो कंट्री के दूसरे लोग हैं वो क्या महसूस करते हैं, उनकी क्या क्या उनके काम थे, उनके करने की रीज़न क्या थे, हम उन चीज़ों को नहीं जान सकते। For that, what we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records. तो इन बातों को जानने के लिए अब हमें कहीं और देखना होगा, क्योंकि जो ये ब्रिटिशर ऑफिसर्स के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनसे हम ये सब चीज़ें नहीं देख सकते। इसके लिए हमें कुछ दूसरे सोर्सेज फाइंड करने होंगे। उनकी भी कोई कमी नहीं थी, जो दूसरे सोर्सेज थे वो भी हमें बहुत ज़्यादा मिल सकते थे। तो लेकिन ऐसा क्या था कि जो सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे ये तो सेफ थे, जो दूसरे रिकॉर्ड्स थे उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। वो क्या थे? वी हैव डायरीज ऑफ पीपल्स, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in the local bazaars. अब इन चीज़ों में क्या थे? लोगों की डायरियाँ थी, जो भी पिलग्रिम्स थे या ट्रैवलर्स होते थे वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को लिखते थे, जो भी उन्होंने वहाँ पे देखा उसको लिखते थे उनके संस्मरण से, और जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे उनकी बायोग्राफी से, और जो लोकल मार्केट में मिलने वाली जो फेमस बुक्स होती थी उनसे इन सब बातों के बारे में पता चल सकता था। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे जैसे ये प्रिंटिंग बढ़ती गई, न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक। तो न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे और हर इशू पर जनता में, लोगों में भी बहस होने लगी, वो आपस में डिबेट भी करने लगे पब्लिकली। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़। जो लीडर्स थे, जो रिफॉर्मर्स थे, जो नेता थे और या सुधारक थे, वो भी अपने अपने आइडियाज़ को न्यूज़पेपर में लिखने लगे, जिनसे उनके आइडियाज़ लोगों में फैलने लगे। पोइट्स एंड नॉवेलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। और जो कवि और जो उपन्यासकार नॉवेलिस्ट थे वो भी अपनी फीलिंग्स को शो करने लगे, एक्सप्रेस करने लगे। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। लेकिन ये जो सारे सोर्सेज हैं जो लोगों ने लिखे हैं, जो पढ़ना लिखना भी जानते थे, इनसे हम ये पता नहीं लगा सकते कि जो आदिवासी थे, जो ट्राइबल कास्ट के लोग थे, जो पीजेंट्स थे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, और जो बहुत गरीब लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, उन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं जान सकते। Yet this can be done if we make a little bit of efforts. अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इनके बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे हम इस बुक में आगे आगे पढ़ेंगे तो हमें ये बातें समझ में आने लगेंगी। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा, और जब अब आप इसको खुद से रीड करेंगे, खुद से आप इसको और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।